वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत आज हम लोग 25 जनवरी 2025 को जो है मुख्य रूप से दो टॉपिक्स को देखेंगे। पहला टॉपिक है इसरो से संबंधित डॉकिंग प्रणाली में भारत एक नई ऊंचाई की ओर और भारत की अब तक इसरो की उपलब्धियां और आगे की कार्य योजनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक्स है एग्रीकल्चर इकोनॉमी। इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी में है टॉपिक्स 2047 तक विकसित कृषि अर्थव्यवस्था की और भारत। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि 2047 तक विकसित कृषि अर्थव्यवस्था की और भारत। चलिए, भारत जो है अपनी कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और इसे 2047 तक विकसित कृषि अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रमुख अनिवार्यताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसमें भारत को खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका स्थिरता एवं कई आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कार्यबल, भारत की जनसंख्या का लगभग 55% जो है एग्रीकल्चर कार्यबल में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखिए कुल सकलवर्धन में यानी कुल जीबीए में 17.7% जो है कृषि का योगदान है। वित्त वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जो है यह आंकड़ा आधारित है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का हिस्सा घटकर 7 से 8% रह जाएगा तथा इसमें 30% से अधिक कार्यबल कार्यरत होंगे। अब कृषि भूमि की क्या स्थिति है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत की कुल भूमि का 54.8% यानी 328.7 मिलियन हेक्टेयर जो है कृषि भूमि है, जिसमें से कृषि योग्य भूमि जो है 180 मिलियन हेक्टेयर है, जो विश्व में सबसे बड़ी है। आगे चलेंगे। अब फसल की तीव्रता भारत की क्या है, तो फसल की तीव्रता जो है भारत की 155.4% है, जो 2021-22 के लिए भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार यह आंकड़ा दिया गया। अब भारत की वैश्विक प्रभुत्व यानी एग्रीकल्चर में क्या प्रभुत्व है विश्व स्तर पर, तो वैश्विक प्रभुत्व क्या है, भारत जो है दाल, दूध और मसाले का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत फलों, सब्जियों, चाय की खेती और मछली, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब कृषि निर्यात भारत की क्या स्थिति है। कृषि निर्यात में भारत 2023 में 4.2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है। 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था के निर्माण में कुछ प्रमुख बाधाएं भी है, यानी विकसित यहाँ विकासशील नहीं होगा, यहाँ विकसित होगा। 2047 तक जो है विकसित कृषि अर्थव्यवस्था के निर्माण में प्रमुख बाधाएं हैं। अब क्या बाधाएं हैं हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहला बाधा क्या है, छोटी और खंडित भूमि का होना। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। तीसरा है जल की कमी। ठीक है, चौथा बोल सकते हैं मानसून पर निर्भरता। ये सभी चीज़ें हम लोग एक एक करके इन बिंदुओं पर बिंदुवार रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, पहला बिंदु क्या है कि भारत के 2047 में कृषि अर्थव्यवस्था विकसित बनाने में प्रमुख बाधा है। तो कौन कौन सी है, पहली होगी छोटी और खंडित भूमि जोत। 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जो पैमाने और मशीनीकरण की अर्थव्यवस्था को सीमित करती है। दूसरा समस्या जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, अनियमित मानसून, बढ़ता तापमान और चरम मौसम की घटनाएं फसल की उपज एवं आय स्थिरता को बाधित करती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे जल की कमी। देखिए, भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर में कमी आई है। ठीक है, मानसून पर निर्भरता कृषि की सूखे के प्रति संवेदनशील बनाती है। ठीक है, कृषि को सूखे के प्रति क्या बनाती है, संवेदनशील बनाती है। बाजार की अक्षमता, किसानों को अच्छी तरह से विकसित बाजारों और उचित मूल्य निर्धारण तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएं भी एक समस्या है। जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएं और बिचौलिए मूल्य शोषण में योगदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए फसल के पश्चात हानि भी उठानी पड़ती है। फसल के पश्चात हानि, खराब भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे के कारण अनुमानित 74 मिलियन टन वार्षिक खाद्यान्न की हानि होती है। ठीक है, अब देखिए ऋण तक सीमित पहुंच, छोटे और सीमांत किसान किफ़ायती ऋण और फसल बीमा तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे आधुनिक इनपुट में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, मृदा का क्षरण भी एक समस्या है। मृदा क्षरण तो रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है और कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई है। अब देखिए 2047 तक विकसित कृषि अर्थव्यवस्था के लिए क्या विजन होना चाहिए। तो देखिए पहला है 2047 तक विकसित कृषि अर्थव्यवस्था के लिए विजन, तकनीकी एकीकरण होना चाहिए, सटीक खेती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी और बड़े डेटा का लाभ उठाना होगा। अब देखिए उपग्रह आधारित मौसम पूर्वानुमान, तो कीट प्रबंधन और फसल निगरानी के लिए ड्रोन तक पहुंच का विस्तार करना होगा। पहुंच के लिए स्थानीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विकसित करना होगा। अब पुनर्योजी खेती के तरीकों को बढ़ावा देना होगा। देखिए पुनर्योजी खेती के तरीके मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए जैविक और शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय पुनर्योजी खेती नीति या कृषि नीति पेश करना होगा और निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। अब रोबोटिक्स और स्वचालन, देखिए छोटे खेतों के लिए कम लागत वाले रोबोट समाधान विकसित करना होगा। स्वचालन तकनीकों को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हब स्थापित करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक प्रोटीन बाजार, अब देखिए वैकल्पिक प्रोटीन बाजार में प्रयोगशाला में उगाए गए प्रोटीन के उत्पादन और जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग करना, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना होगा। कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, ग्रामीण संपर्क और सिंचाई में निवेश करना होगा। घाटे की कमी कम करने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण और बाजार संपर्कों का विस्तार करना होगा। ये सभी चीज़ें जो है विकसित एग्रीकल्चर मार्केट को बनाने के लिए करना होगा। अब किसानों को सशक्त बनाना होगा। इसके लिए किसानों को सशक्त बनाना, सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को मजबूत करना होगा। ऋण बीमा और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तक पहुंच में सुधार करना होगा। छोटे किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और प्रशिक्षण से लैस करना होगा। स्थायित्व लाना होगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। जलवायु अनुकूल फसलों और विविध फसल पैटर्न को अपनाना अनिवार्य होगा। ये सभी काम करना बहुत ही अनिवार्य होगा ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 2047 तक विकसित कृषि अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख हो सके। अब देखिए सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी मोड, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनी और अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहयोग करना होगा। अब नीतिगत सुधार भी कुछ करने होंगे। अगर हमको विकसित एग्रीकल्चर बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को कुछ नीतिगत सुधार, हमारी सरकार को कुछ नीतिगत सुधार भी करने होंगे। जैसे डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास करना, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण को लागू करना और आईटी आधारित समाधानों को बढ़ावा देना होगा। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन अब जैसे नीतिगत सुधार करने होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, तो रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना, ई मार्केट प्लेस जैसे नीतिगत सुधार भी करने होंगे। पारदर्शी बोली प्रणाली के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम का विस्तार करना होगा। फिर और क्या करना होगा, पूरक कार्यक्रम जैसे नीतिगत फैसले लेने होंगे यानी पूरक कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि कार्यबल का समर्थन करने के लिए पीएम आवास योजना, नरेगा, एनएफएसए जैसी ग्रामीण कल्याण योजनाओं को मजबूत करना होगा। ठीक है, अब आगे का निष्कर्ष और आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो हम लोग इसको देखेंगे कि निष्कर्ष इसका क्या आता है। भारत विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों वाला देश है जो आंतरिक रूप से अपनी कृषि जड़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे देश 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के करीब पहुंच रहा है, कृषि इसकी अर्थव्यवस्था की आधारशिला और इसके भविष्य की कुंजी बनी हुई है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक लचीले, सतत एवं सुदृढ़ कृषि क्षेत्र की ओर यात्रा महत्वपूर्ण है। बाजार पहुंच में सुधार, बुनियादी ढांचे का बढ़ाना, सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना और छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इन बाधाओं को दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम है। भारत कृषि अर्थव्यवस्था का भविष्य आशाजनक दिखता है, जिसमें तकनीकी नवाचार, नीतिगत सुधार और बुनियादी स्तर पर जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। दूसरा टॉपिक्स हम लोग आज देखेंगे क्या है, डॉकिंग तकनीक। थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ये मेंस की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों लिख करके रख लीजिए कि ये दोनों से एक एक क्वेश्चन आगामी बीपीएससी में पूछना ही पूछना है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन रहेंगे, एक आपका स्पेस टेक्नोलॉजी से रहेगा ही क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन आज वीवीआई टॉपिक्स हैं, और ये आज ही मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड कर लीजिए कि दोनों से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि। अच्छा, हम लोग डॉकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। डॉकिंग तकनीक में भारत की सफलता, इसरो की नई उड़ान से अंतरिक्ष केंद्र और वैश्विक नेतृत्व तक सफर। चलिए, इसमें क्या बोला गया है, ये जो है आज जनसत्ता का दिया हुआ था एडिटोरियल, उसी से ये लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग चलिए चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिक की यह उपलब्धि इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सीमित संसाधनों और अपनी क्षमता से खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म विकसित किया है, ठीक है। भारत ने अपनी डॉकिंग मैकेनिज्म को, अपनी तकनीक को खुद ही विकसित किया है, क्योंकि यह बहुत ही जटिल और संवेदनशील तकनीक को अब तक कामयाब देशों ने भारत को नहीं दिया है, ठीक है। और भारत ने इसलिए स्वदेशी रूप से इस तकनीक को विकसित किया, इसलिए इस मायने में भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़कर एक उपग्रह बनाने का कारनामा कर दिखाया। इसरो ने पहले पृथ्वी की कक्षा में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया, फिर देश दोनों को आपस में जोड़ दिया। इसे वैज्ञानिक भाषा में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या स्पेडेक्स कहा जाता है, और ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। कुल मिलाकर के यही बोल रहा है कि इसरो जो है अभी हाल फिलहाल में 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़ा और जोड़ करके एक उपग्रह बनाने का कारनामा दिखाया। इसरो ने पहले तो पृथ्वी की कक्षा में दोनों उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया। इसे ही वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट या स्पेडेक्स कहा जाता है, ठीक है। और ऐसी क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। इंपॉर्टेंट है, एक नई उपलब्धि है, ठीक है। इससे पहले भारत के पहले जो है अमेरिका, रूस और चीन इस कारनामे को अंजाम दे चुके हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सीमित संसाधनों और अपनी क्षमता से खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म विकसित किया। इस बेहद जटिल और संवेदनशील तकनीक को अब तक कामयाब देशों ने भारत को नहीं दिया था, इसलिए इसरो ने इसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम देकर पेटेंट भी करा लिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल उपग्रहों को जोड़कर एक बनाया, बल्कि उन्हें वापस अलग भी कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, यह तकनीक बहुत काम की है। अब किस काम की है ये भी ध्यान देखेंगे, क्योंकि भविष्य में भारत को अपना अंतरिक्ष केंद्र बनाना है, और अंतरिक्ष केंद्र बनाते समय एक उपग्रह को दूसरे से जोड़ने की कला में माहिर होना सबसे जरूरी कला है, ठीक है, या तकनीक है। अब देखिए, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी निर्माण एक झटके में नहीं पूरा होगा, बल्कि अंतरिक्ष केंद्र हेतु वांछित सामग्री को बार बार ले जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर एक बड़े उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करना मुश्किल हो, तो छोटे छोटे उपग्रह को जोड़कर बड़ा उपग्रह तैयार किया जा सकता है। इस सफलता ने इसरो की नवाचार क्षमता और घरेलू रूप से उन्नत तकनीकों को विकसित करने की योग्यता को प्रदर्शित किया है, जिससे बाहरी समर्थन पर निर्भरता कम हो गई है, यानी विदेशों पर निर्भरता कम हो गई है। जब भारत इस तकनीक में माहिर हो जाएगा, तो अंतरिक्ष में किसी भी पुराने पड़े उपग्रह को फिर से रिचार्ज या दुरुस्त किया जा सकेगा। तब भारत की अंतरिक्ष सफाई अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसके बारे में अमेरिका, रूस और चीन ज़्यादा नहीं सोचते। इस तकनीक में महारत हासिल करने से भारत संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय परियोजना जैसे कि लूनर गेटवे या अन्य सहयोगात्मक अंतरिक्ष स्टेशन प्रयासों में एक प्रमुख साझीदार बन सकता है। अब देखेंगे, इस प्रकार मिशन की कामयाबी से चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशनों की राह आसान होगी। चंद्रयान 4 मिशन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो के लिए इस मिशन का सफल होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका उपयोग उपग्रहों की
सर्विसिंग, अंतरिक्ष स्टेशन संचालन और ग्रहों के बीच आपस में चल रहे मिशनों में खूब होता है। भारत की यह सफलता अंतरिक्ष में छिपे कई रहस्यों और जानकारियों को उद्घाटन करने में महत्वपूर्ण होगा या बहुत काम का आएगी। ठीक है, तो ये सभी इसके एक्चुअली इसके इम्पोर्टेंस यही है कुल मिलाकर के। ठीक है, अब देखिए भारत का वैश्विक व्यावसायिक अंतरिक्ष बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, यानी धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तकनीकी दक्षता के साथ साथ इस मिशन के जरिए भारत जो है वैश्विक व्यावसायिक अंतरिक्ष बाजार में अपनी जगह सुनिश्चित कर रहा है। 2030 तक यह बाजार जो है 1 लाख करोड़ डॉलर का हो सकता है। फिलहाल इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 8 अरब डॉलर की है। श्रीहरिकोटा में अभी हाल फिलहाल में भारत ने क्या किया है, तीसरा लॉन्च पैड का निर्माण किया, तो यह उसी और बढ़ने की ओर एक कदम है। श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2040 तक इसे बढ़ाकर 44 अरब डॉलर करना, किसको, तो अपनी वैश्विक अंतरिक्ष व्यवसाय में हिस्सेदारी को। ठीक है, तो अंतरिक्ष इकोनॉमी में सरकार का लक्ष्य 2040 तक बढ़ाकर 44 अरब डॉलर तक करना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी। फिलहाल यहाँ 2 लॉन्च पैड मौजूद हैं। नए लॉन्च पैड को अंतरिक्ष क्षेत्र की भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। इससे भारत अपनी ज़रूरत के मिशनों को अंजाम देने के साथ साथ विश्व की मांग को भी पूरा कर सकेगा। अब देखिए भारत का यह लक्ष्य भी है कि 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, तो उसमें ये कैसे भागीदार होगा, यानी डॉकिंग सिस्टम। देखिए भारत अंतरिक्ष में 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार के अनुसार भारत अंतरिक्ष में वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। चलिए अब इसके लिए कुछ नीतियाँ भारत सरकार को अपनाया जाना भी अनिवार्य है। अब कौन कौन सी नीति अपनाया जाना है, क्या नीति है, देखिए भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लाई गई है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की शुरुआत के साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने से नए उद्यमियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। इस समय अंतरिक्ष क्षेत्र सार्वजनिक और निजी भागीदारी की बदौलत तेजी से विकास कर रहा है, यानी ट्रिपल मोड में काफ़ी विकास कर रहा है। स्टार्टअप जैसी परियोजनाओं को अंतरिक्ष सेक्टर में लाया गया। ठीक है, यानी स्टार्टअप अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अभी करीब 300 स्टार्टअप अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। अब भारत का लक्ष्य क्या है अगला, चलिए इसरो के अध्यक्ष के अनुसार भारत का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को 2% से बढ़ाकर कितना करना है, 10% करने का है। भारत अपनी आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में भी काम कर रहा है। अब अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां हम लोग देखेंगे। देखिए अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर गौर करें तो इनमें मुख्य रूप से चंद्रयान प्रथम जो 2008 में लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रयान प्रथम 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण मिशन है मंगल मिशन या मंगलयान। देखिए भारत का पहला मंगल मिशन या मंगलयान 2014 को पहली ही कोशिश में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। कम लागत के इस मिशन ने भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना दिया। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण उपलब्धि चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 2 2019 के तहत ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। चलिए चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के तहत भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की और इस प्रकार ऐसा करने वाला पहला देश बना। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में देश ने प्रति वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके द्वारा सरकार ने भारत के अंतरिक्ष मिशनों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करने और देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए अभियान शुरू किया है। अब देखिए ये जो अभी इस बार जो कौन सा दिवस अभी हमने बोला कि 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है ना। ठीक है, अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो इसी की याद में क्या किया गया है अभी हाल ही में, तो देखिए इस साल जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया उसका थीम क्या था, चांद को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, तो इसका थीम इस बार क्या था,
चांद को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा किसका है? तो 23 अगस्त 2024 को जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया उसका थीम था। ठीक है, चलिए लॉन्च व्हीकल D3 का भी अभी हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये भी एक उपलब्धि है। इसरो ने 16 अगस्त 2024 को अब तक के सबसे छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 की तीसरी उड़ान के जरिए ESO-08SR0 और उपग्रह पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। तो इन सभी जैसे ESO-08SR0 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। ये उपग्रह निगरानी, आपदा निगरानी, आग का पता लगाने, ज्वालामुखी गतिविधियों, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदाओं जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पूर्व जानकारी प्रदान करेगा, यानी पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करेगा। यानी उससे पहले जो इस प्रकार की घटनाएं होगी उससे पूर्व ही ये जानकारी प्रदान कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत ने सस्ती और विश्वसनीय प्रक्षेपण तकनीकों में महारत हासिल की है। एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके विश्व कीर्तिमान भारत ने ही बनाया। अभी गगनयान मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पाइपलाइन में है, जिसकी 2025 के आसपास प्रक्षेपित होने की योजना है। इसरो ने स्पेस मिशन का 2040 तक की रूपरेखा भी तैयार की है और उस पर तेजी से काम कर रहा है। तो यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने जहां रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ कई संयुक्त मिशनों में सहयोग किया है, तो दूसरी ओर सार्क और विकासशील देशों को उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी मदद प्रदान की है। यही कारण है कि इसरो की विश्वसनीयता और वैश्विक नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। इसका श्रेय इसरो की तकनीक, क्षमता और किफ़ायती मॉडल को जाता है। इसकी परियोजना समय और लागत में कुशलता का एक अनुपम उदाहरण है। इस प्रकार सीमित संसाधनों से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष गाथा आज दुनिया को नई ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करती है। यह गाथा भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आत्मनिर्भरता की यात्रा को भी प्रदर्शित करती है। चलिए दोस्तों, आज का दोनों टॉपिक समाप्त होता है। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। चलिए, धन्यवाद। गुड नाइट।